हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू जी जुड़े हुए हैं। काटजू जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। नमस्कार। लॉकडाउन को 60 दिन पूरा हो चुका है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया था कि ये लड़ाई 18 दिनों की है और 21 दिनों में जो है इस लड़ाई को जीत लिया जाएगा। लेकिन जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया था, आनंद फानंद में लागू किया गया, सिर्फ 4 घंटे का समय दे करके, उसके बाद पूरे देश में तमाम अव्यवस्थाएं फैली और अर्थव्यवस्था एकदम गड्ढे में चली गई, जो पहले से ही गड्ढे में जा रही थी। लेकिन इन 60 दिनों का नतीजा क्या निकला है? क्या जो प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 21 दिनों में हम जीत लेंगे और ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए, सब कुछ किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो है वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो ये 60 दिन का जो लॉकडाउन है काटजू जी, तो इसको आप क्या इसका मतलब आकलन करते हैं? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी का फैसला था। इसका कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि देखिए, मैंने कई बार कहा है, कई इंटरव्यूज में कहा, कई मेरे लेख में मैंने कहा कि आप कुछ चीज़ों को समझिए। एक तो इतना ये बड़ा फैसला था कि इसको लेने के पहले व्यापक सलाह मशवरा करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, विशेषज्ञों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ और बुद्धिजीवियों के साथ बड़ा व्यापक सलाह मशवरा करने के बाद ही इस प्रकार का फैसला लिया जाता है। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था आपने ठप कर दी, पूरा देश आपने ठप कर दिया, ट्रेनें ठप कर दी, बसें ठप कर दी, सारे कारखाने ठप कर दिए, सब कुछ ठप कर दिया। यानी इससे तो जो अर्थव्यवस्था पहले नीचे गिरती जा रही थी, अब तो आपने बिल्कुल ही चौपट कर दी। और आप देख रहे हैं करोड़ों लोग, ये प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी मजदूर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कई मर रहे हैं सड़कों पे, सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यानी ये जल्दीबाजी का फैसला था, जैसे डिमोनेटाइजेशन का फैसला हुआ, बिल्कुल हड़बड़ी का फैसला, जिससे बर्बादी आई। ये प्रधानमंत्री जी को ये दिखाना कि साहब मैं कितना स्ट्रांग आदमी हूँ, 56 इंच का सीना है मेरा, ये सब क्या दिखाना? इन्हें आप खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ। पूरा आपने तबाही मचाई हुई है, सब तरफ अफरा तफरी हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये पहली चीज तो ये कि ये फैसला लेने के पहले बड़ा व्यापक सलाह मशवरा लोगों से करना चाहिए था, तभी इस प्रकार का फैसला लिया जाता है। जल्दीबाजी में एक तरफा फैसला लेना बड़ा गलत हुआ। दूसरी चीज की देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि मुश्किल से 2-3% लोग जिनको कोरोना होता है वो मरते हैं इस बीमारी से, बाकी सब ठीक हो जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इतना बड़ा संकट ये नहीं है जितना दिखाया गया। 97% 98% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, बल्कि 50% लोग जिनको होती है बीमारी, उनको तो मालूम ही नहीं होता है कि हमें ये बीमारी हुई, अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तीसरी बात ये कि देखिए, भारत में कुल मिलाकर अब तक जो मौतें हुई हैं कोरोना से, वो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा कि 3500 करीब हुए मौत। आप देख सकते हैं, चेकअप कर लीजिए। जबकि हमारा मुल्क अमेरिका से 4 गुना ज्यादा आबादी में है। हम लोग 135 करोड़ हैं और अमेरिका 32-33 करोड़ का मुल्क है, मगर वहाँ करीब 1 लाख मौतें हुई हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि भारत के लोगों को इम्यूनिटी है इस बीमारी से। अमेरिका के लोगों से इतनी नहीं इम्यूनिटी, हमारे लोग बहुत कम मरते हैं इससे, सिर्फ 3500 मरे हैं। अमेरिका में 1 लाख मरे हैं, जबकि हमारी चौगुनी आबादी है। तो लिहाजा अमेरिका में लॉकडाउन लगाना का कोई औचित्य समझ भी सकते हैं, मगर यहाँ तो कोई औचित्य नहीं था, बिल्कुल हड़बड़ी का फैसला था, बिना सोचे समझे दिखाना कि मैं इतना स्ट्रांग आदमी हूँ, ये स्ट्रांग फैसले ले सकता हूँ। जैसे डिमोनेटाइजेशन के लिया हड़बड़ी में, बर्बाद कर दिया पूरे अर्थव्यवस्था को। तो ये तुरंत हटना चाहिए लॉकडाउन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि जो मैंने कई लेख लिखे हैं इस पे, मेरे आप देखे होंगे, छपे हैं, कि
कहीं ज्यादा लोग टीबी से मरते हैं, टीबी, मलेरिया, फ्लू, डेंगू, डायबिटीज, हार्ट अटैक जी 10 गुना या मलेरिया 20 से गुना ज्यादा मलेरिया लोग से बहुत मरते मरते हैं, हैं। कोरोना जी से बहुत कम मरते हैं। जी तो सिर्फ कोरोना कोरोना आप ढोल बजा रहे हैं कोरोना का। और जो लोग एक कोई देखिए कंपैरेटिव चार्ट बनाना चाहिए था जी कि कितने लोग कोरोना से मरते हैं और कितना इसी दौरान में कितने लोग डेंगू और मलेरिया और फ्लू और टीबी और डायबिटीज सब से मरते हैं। जी वो सब तो किया नहीं गया, बस जी वो क्योंकि और लोग चिल्ला रहे हैं और देशों में, तो आप भी चिल्लाने लगे कि साहब जी महामारी है और मर जाएंगे। तो ये बहुत गलत फैसला हुआ है और इसको तुरंत ही हटना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई औचित्य नहीं है ये लॉकडाउन का, बिल्कुल जी तुरंत खत्म करना चाहिए। वरना तो देखिए अब बहुत जल्दी फूड राइट्स होने वाले हैं। जी ऑलरेडी कई जगह मैंने देखा हो रहे हैं, लोग छुपा जी रहे हैं, ये हो रहे सब हैं। मीडिया इतना जी दिखाती नहीं है। मगर बड़ा संकट आ गया, लोग भूखमरी से 10-20 गुना ज्यादा लोग मरेंगे जी और जी फूड राइट्स होंगे और ये न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी कोलैप्स कर जाएगी। जी तो मैंने तो कहा जल्दी से एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जैसे विंस्टन चर्चिल ने बनाई थी जी जी मई 1940 में, जब नाजी हमले का आशंका हो गई थी जी कि हिटलर हमला करने जा रहा है। तो जी उस टाइम विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर, वो जी थे कंजर्वेटिव मेजोरिटी पार्टी के। और जी जो ऑपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी थी उसके लीडर क्लेमेंट एटली थे। जी तो चर्चिल ने एटली को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और जी कई लेबर मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया। तो जी 5 साल यानी मई 1940 से मई 1945 तक जी एक नेशनल गवर्नमेंट चली। जब जब उस दौरान ब्रिटिश संसद में कोई ऑपोजिशन नहीं था, क्योंकि जी हाँ ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आ गया था। जी इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, अभी हाल में इजराइल में नेशनल गवर्नमेंट बनी जी है जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये 18 महीने प्रधानमंत्री रहेंगे और जी उसके बाद अगले 18 महीने रहेंगे जो ऑपोजिशन लीडर हैं बेनी गैंट्स। जी तो जी इसी तरीके से हम लोग के देखिए प्रधानमंत्री को तुरंत नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी रखिए और जी ये साइंटिस्ट को रखिए, इकोनॉमिस्ट को रखिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखिए, आप मीडिया वालों को भी रखिए। यानी पूरा देश को एकजुट होना होगा अगर ये संकट का सामना करना है, जी वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन। जी पूरे जी आप देख रहे हैं क्या अफरा तफरी हो रही है, सब तरफ क्योस है, क्या जी हो रहा है। एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हवाई जहाज उड़ेंगे, कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही नहीं उड़ेंगे, कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ये वो क्या दुर्गति, सब तरफ क्योस मच रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी मतलब ये जो अव्यवस्था फैली, इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी चाहिए, भले ही प्रधानमंत्री लें या किसी के ऊपर डालें। मगर चूंकि ये लॉकडाउन लागू प्रधानमंत्री ने किया और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया। और अगर लिया होता तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो सलाह देने वाले सही हो ही सकते थे, जो इस देश की परिस्थिति को समझते हैं कि इस तरीके से ठीक नहीं है करना। और अगर लागू कर भी दिया था तो उसके लिए फिर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। जो असली लक्ष्य था बीमारी को काबू करने का, वो तो काबू उनसे हुई नहीं, क्योंकि जांच का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है, हम बजट में स्वास्थ्य पे उतना खर्च भी नहीं करते हैं और ना हमने आगे के लिए अभी कोई योजना बनाई कि हम स्वास्थ्य इस तरीके से ठीक करेंगे। तो जिम्मेदारी भी आखिर किसी की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी हाईवे इस समय ऐसा नहीं है जो इस समय लहूलुहान नहीं है, जिसपे इस समय जो है मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। तो जो लॉकडाउन का आपका उद्देश्य था वो तो एकदम से फेल हो गया बुरी बुरी तरीके से। ना बीमारी रुकी और ना जो थी अर्थव्यवस्था सुधरी, आपने अर्थव्यवस्था को भी गड्ढे में लौट मतलब झोंक दिया। तो ये जो एक लापरवाही आपराधिक किस्म की है, इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। देखिए अब जिम्मेदारी तय कौन करेगा वो अलग चीज है, मगर आपको मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। सन 47 में भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी, और मैं भारत का मतलब कि पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के यूनाइटेड इंडिया की पॉपुलेशन करीब 40 करोड़ थी 1947 में। आज सिर्फ भारत की ही आबादी करीब 135 करोड़ हो गई है। दूसरी चीज कि सन 47 में करीब 15% लोग रहते थे शहर में, 85% लोग रहते थे गांव में।
आज करीब 35-40% लोग शहर में रहते हैं और 60-65% लोग गांव में रहते हैं। यानी मैस माइग्रेशन हुआ है गांव से शहर की ओर। करोड़ों लोग आए हैं गांव छोड़ के शहर, क्योंकि एक तो देखिए, क्योंकि आबादी बढ़ने से जमीन पे बोझ ज्यादा आ गया, वो सपोर्ट नहीं कर पाती उतनी खेती, तो वहां से छोड़ के कई लोगों को आना पड़ा गांव से शहर में नौकरी के लिए, कोई जीविका के लिए। तो अब ये जो लॉकडाउन हुआ है, अब ये लोगों को शहर से वापस गांव भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है या पैदल जा रहे हैं, जो भी हो। सवाल है कि आपने मानिए इंतजाम कर भी लिया, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी हाल में आदेश आया है, और मैं इसको तारीफ करता हूँ, उन्होंने इसकी संज्ञान दिया है, मगर उन्होंने कहा है कि अब गवर्नमेंट का इंतजाम करे, ये जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं सड़कों पे, उनके लिए खाने का और ट्रांसपोर्ट का और एकोमोडेशन का। अच्छा मानिए कर भी दिया, सब कुछ कर दिया, एक तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट कर पाएगी, मगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि गवर्नमेंट ने सारा इंतजाम कर दिया, ये प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे जा रहे हैं उनके खाने के लिए और ठहरने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, मगर ये लोग जब वापस जाएंगे अपने गांव तो वहां जाके करेंगे क्या? कोई जीविका तो है नहीं गई अब वहां पे। देखिए शहर में रहते थे, कुछ पैसा कमाते थे, उसको अपने बीबी बच्चों को जो गांव में थे उनको भेजते थे। अब ये लोग शहर से विस्थापित हो गए हैं, वापस गांव जा रहे हैं, तो गांव जाके बोझा बन जाएंगे। जो ये सपोर्ट करते थे अपने फैमिलीज को, अब तो ये बर्डन हो जाएंगे अपनी फैमिलीज पे, क्योंकि वहाँ कोई काम जीविका तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, तो करेंगे क्या? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हालांकि ठीक अच्छा है कि इनके लिए इंतजाम कराया जाए, इनके खाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए वगैरह, जो ये प्रवासी लोग सड़कों पे जा रहे हैं, मगर सवाल ये गांव पहुंच भी गए, उसके बाद करेंगे क्या? कुछ खाने को तो है नहीं, कुछ जीविका है नहीं, तो फूड राइट शुरू हो जाएंगे, बड़े व्यापक तौर पे ये खाद्य दंगे शुरू हो जाएंगे और न्याय व्यवस्था चौपट हो जाएगी। कोई देखिए, कोई प्लानिंग तो हुई नहीं है। ये लॉकडाउन डिक्लेयर जो कर दिया, कोई इतना बड़ा फैसला था, कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे होगा आगे का सोचना चाहिए। कि आप देखिए, जैसे एक जंग आप डिक्लेयर कर दें, वॉर डिक्लेयर कर दें, वॉर डिक्लेयर करना आसान है, मगर फिर उस जंग से निकलना मुश्किल है, होता है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आप जैसे हिटलर ने हमला कर दिया रूस पे, या नेपोलियन ने हमला कर दिया रूस में, और नतीजा क्या हुआ? उल्टा हुआ, उन्हीं की हार हुई। तो लिहाजा ये जैसे जंग को आप घोषित करना आसान होता है, मगर प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई प्लानिंग तो हुई नहीं, जल्दीबाजी में फैसला लिया गया दिखाने के लिए, मैं इतना मजबूत आदमी हूँ, 56 इंच का सीना है मेरा, अब दिखा दिया। तो मगर अब भुगत रहे, क्योंकि कोई प्लान तो है नहीं, कोई थिंकिंग तो है नहीं। अब इसमें से देखिए, अब लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, अब लॉकडाउन से निकलना मुश्किल पड़ रहा है। अब ये गले में अटक गई है हड्डी, ना निकलते बने ना उगलते बने। अब लॉकडाउन, कई लोग कह रहे हैं हटाओ, कई लोग कह रहे हैं नहीं हटाओ। अब इसमें ये कोई प्लानिंग नहीं है, थिंकिंग नहीं है। ये सब इस तरीके से इतने बड़े देश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। तो खिलवाड़ हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं, ये एक तरीके से बिल्कुल खिलवाड़ हो गया। और जैसे प्रधानमंत्री ने जिस समय लॉकडाउन लागू किया था, उस समय कहा था कि ये कोरोना के खिलाफ युद्ध है और भारत जीतेगा। तो अब उस युद्ध में हमारा सेनापति जो वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। मतलब पहले तो प्रधानमंत्री आ भी रहे थे टेलीविजन पे, अब आ भी नहीं रहे हैं, दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से रोज जो परिपत्र जारी किए जाते हैं, वो सुबह कुछ जारी होता है और शाम को कुछ और जारी होता है। तो मतलब ये स्थिति भी नहीं है कि एक दृढ़ता जो है सरकार के फैसलों में दिखाई पड़े, वो भी इस समय दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ रही है। क्योंकि काटू जी, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे और मीडिया से संबंधित आप काफ़ी जो है उस पर निगाह भी रखते हैं। इधर देखने में ये आया है कि खासतौर से लॉकडाउन पीरियड में पत्रकारों के ऊपर जो है प्रशासनिक जुल्म बढ़े हैं पूरे देश भर के अंदर, और ख़ासतौर से उन पत्रकारों के ऊपर जिन्होंने इस लॉकडाउन से संबंधित खबरें जो थी वो प्रकाशित की, उनके ऊपर जो है वो प्रशासन के जुल्म बढ़े हैं। और कश्मीर में तो जो है वो यूएपीए तक जो है पत्रकारों पर लगाया गया।
तो इस तरीके की चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो ये क्या अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब जर्नलिस्ट के ऊपर जो है, जो सच्चाई को निकाल करके सामने ना आए, उस पर इस तरीके से कार्रवाई की जाए? बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रही हैं ये सरकारें, जो जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरीके से हरकतें कर रही हैं, क्योंकि ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि जो सही बातें हैं जनता के सामने रखना, और आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा एक लेख पढ़ा होगा आपने, thewired.in में आया है, उसका नाम है द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिज्यूम इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आपने पढ़ा है? जी हाँ, जी पढ़ा। उसमें बड़ा डिटेल में मैंने लिखा है कि ये जो इधर जो गवर्नमेंट कर रही है कि कोई उसकी आलोचना करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सरकार की निंदा करने का भी अधिकार होता है। बल्कि जो संविधान बना था जनवरी 26, 1950 में, उसके कुछ महीने बाद ही एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जी हाँ, संविधान बनने के कुछ महीने ही बाद। जी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार की निंदा करने का अधिकार है जी, और अगर निंदा करती है तो आप उसको दबा नहीं सकते। ये तो और है क्या लोकतंत्र? जी हाँ, जी हाँ, तो ये जो किया जा रहा है बड़ा गलत है, बड़ा संविधान के विरुद्ध है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल करना चाहिए। मगर मुझे तो जो दुख इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट भी जैसे भीष्म पितामह ने आंख मूंद ली थी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, आंख बंद कर ली, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आंख बंद कर ली। इतनी अब जानते हैं एक अभी मई में हुआ, मई का शायद किस्सा है, एक गुजरात में एक धरवी पटेल है, एक जर्नलिस्ट हैं, वो एक ऑनलाइन पोर्टल निकालते हैं फेस द नेशन। जी, उसमें उन्होंने छापा कि ये लग रहा है कि जैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के विजय रूपानी, उनको बदला जा रहा है, बस इतनी खबर छापी। उनके अगेंस्ट सेडिशन चार्ज लगा के गिरफ्तार कर दिया गया, और ये वो नहीं, क्या तरीका है? उन्होंने हिंसा तो नहीं करी, या हिंसा करने को उकसाया तो नहीं किसी को, सिर्फ छाप दिया कि प्रधान मुख्यमंत्री लगता है बदले जा रहे हैं। कौन सा इसमें बात का बतंगड़ इतना बनाना कि जरा सा भी कोई आलोचना करिए तो साहब ये जो नेता लोग हैं ये बुरा मान जाते हैं और गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। ये सब बिल्कुल अब बंद होना चाहिए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जिम्मेदारी है कि ये सब रोकें। सुप्रीम कोर्ट का गार्डियन है, लोगों की अधिकारों का संरक्षक है, तो उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जो नहीं निभा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जैसे पिछले देखने में भी आया कि जब फारूक अब्दुल्ला का मसला पहुंचा तो उस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, और तमाम ऐसे मसले पहुंचे जो इन पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए थी, उन पर सुनवाई नहीं हुई, और इस पर सवाल उठे। सोशल मीडिया में भी खासतौर से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन आलोचनाएं जो है, नहीं, हर लोकतंत्र में सबके खिलाफ, हर शासकीय तंत्र के खिलाफ जनता को सवाल उठाने का अधिकार है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि देखिए पहले जो व्यवस्था थी, जो फ्यूडल जमाना था, उसमें राजा सुप्रीम होता था, सर्वोच्च होता था, और जनता उसके अधीन होती थी। मगर लोकतंत्र में अब ये पलट गया रिश्ता। अब जनता सर्वोच्च है और सारे जो शासकीय तंत्र हैं वो अधीन है जनता के। पीपल आर सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द पीपल। Everybody, President of India is subordinate to the people, Prime Minister is subordinate to the people, Supreme Court, हर स्टेट इंस्टीट्यूशन जनता के अधीन है, जनता सर्वोच्च है। तो जैसे आपको अपने नौकर अगर कोई गलत काम कर रहा है उसकी आलोचना करने का अधिकार है, इसी तरह ये सब जो शासकीय तंत्र ये नौकर हैं जनता के। जनता को अधिकार है इनकी आलोचना करने। बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए अगर ये अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ये कहना कि चुप लगाओ, ये सही ना बात नहीं है, वरना लोकतंत्र और होता क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे आया कि अब आपने फारूक अब्दुल्ला का मसला नहीं सुना, हर्ष मंदर की जब बात पहुंची, मतलब वो गए
जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए, और उल्टा जो था वो इशू कर दिया गया हर्षमंदर को ही नोटिस, पूरी बात सुने बिना ही। और अर्नब गोस्वामी का मसला पहुंचा तो वो तत्काल जो था वो सारे मसले, देखिए उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हैबियस कॉर्पस की लॉ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इलीगल अरेस्ट के खिलाफ जो याचिका होती है, तो इंग्लैंड में कोई हैबियस कॉर्पस की पिटीशन किसी अंग्रेज जज के सामने जब आती है तो वो सारी अन्य फाइलों को एक तरफ कर देता है, कहता है ये सब रुक सकते हैं, ये बाद में इनका निपटारा होगा, ये क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी का मामला आ गया है, तो ये प्रायोरिटी लेगा, सबके ऊपर प्रायोरिटी लेगा, तो बाकी सब फाइलों को एक तरफ हटा देता है अंग्रेज जज और इसकी सुनवाई शुरू कर देता है। मैं भी जब जज था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी हैबियस कॉर्पस पिटीशन मेरे सामने 2 हफ्ते से ज्यादा लंबित नहीं रही, बल्कि अक्सर मैं 1 हफ्ता टाइम देता था सरकार को कि जवाब दो, क्योंकि ये एक बहुत अर्जेंट मामला होता है। मगर यहाँ क्या किया गया, ये जो कश्मीरी लीडर्स फारूक अब्दुल्ला और अन्य लीडर्स को जो गिरफ्तार किया गया अगस्त 5 के बाद, महीने इन्हें ये जो मुकदमा हैबियस कॉर्पस केस आया सुप्रीम कोर्ट का, वो एडजर्न होता गया, बार बार एक के बाद एक एडजर्न, महीनों उसको मुलतवी किया गया। ये गड़बड़ बड़ा गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, तुरंत उसका फैसला करो, जो भी फैसला देना दो, मगर ये क्या कि आप फैसले ही नहीं देते हैं, उसको एडजर्न करते जा रहे हैं, महीनों महीनों एडजर्न करते जा रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी का आया तो तुरंत आपने ले लिया। क्या संदेशा क्या जाता है जनता के, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को माना जाता है वो सरकार के करीब है, तो क्या अंदेशा जाता है बताइए। ये इसमें बड़ी सुप्रीम कोर्ट की गलती हुई है, उनसे बड़ा भारी लैप्स हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजू जी, चूँकि लंबा हो गया आपसे बातचीत करते हुए समय, कश्मीर पे भी आपसे बात करनी थी, लेकिन वो अगले बार जब बात करेंगे आपसे तब कश्मीर को लेकर के भी बात की जाएगी। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने जस्टिस काजू जी की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि जो काजू जी ने बातें कही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।